Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 6th lecture of chapter 2nd that is New Kings and Kingdoms. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले पांचों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. वहां से आप पिछले पांचों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चोला को स्टार्ट करा था. आज हम लोग चोला को ही कंटिन्यू करेंगे. तो आज के लेक्चर के लिए ये वाला जो मैप का ये वाला पोर्शन है इसको आप ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे क्या है, कावेरी रिवर बह रही है. ठीक है, तो कावेरी रिवर बह करके यहाँ पे समुद्र में जा करके मिल जाती है. इससे पहले आप नोटिस कीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्शंस पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. ठीक है, इसको आप अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप एनसीईआरटी बुक में भी दोबारा से देख सकते हैं. तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आज का टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है, टॉपिक का टॉपिक. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. अब क्या होने लगा, चोला ने काफ़ी सारा अचीवमेंट करा. तो उसमें से बहुत सारे अचीवमेंट किस चीज़ के कारण पॉसिबल हो पाए, एग्रीकल्चर के कारण. जैसा कि इस मैप में हम लोगों ने देखा डेट रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पे क्या है, कावेरी रिवर जैसे बह करके यहाँ पे आती है और कहाँ पे जा करके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. तो मिलने से पहले वो काफ़ी छोटे छोटे चैनल्स में, चैनल्स यानी कि नहरों में बनी हुई है, बटी हुई है. तो इस तरह से क्या होता था, दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स. तो ये जो नहर बनाए गए थे, तो ये नहर जब पानी इसमें आता था, ओवरफ्लो करता था, तो अपने साथ फर्टाइल मिट्टी लेकर के आता था और अपने किनारे पे छोड़ देता था, एक तरह से डिपॉजिट कर देता था. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. तो चैनल यानी कि नहर से जो कावेरी रिवर का पानी आता था तो वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल था, क्योंकि वो पौधों को मॉइस्चर मतलब प्रदान करता था. इसके अलावा राइस के कल्टीवेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. हालांकि एग्रीकल्चर जो है वो पहले से ही वहाँ पे हो रहा था, ऐसा नहीं है कि चोला के पीरियड में ही शुरू हुआ, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में वहाँ पे इसमें काफ़ी लार्ज स्केल कल्टीवेशन यानी कि बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज. तो बहुत सारे क्षेत्रों में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया चोला के ही पीरियड में. उसको बहुत सारे लैंड जो अनलेवल्ड थे यानी कि बराबर भूमि नहीं थे, समतल नहीं थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर करना मुश्किल था, उन एरियाज को क्या किया गया, उन लैंड को लेवल करा गया इन्हीं के पीरियड में. इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड. तो डेल्टा रीजन यानी कि डेल्टा रीजन जो क्षेत्र था वहाँ पे इम्बैंकमेंट्स बनाना पड़ा. इम्बैंकमेंट्स क्या होता है, तो बांध. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता था. तो उसको इसलिए बनाया जाता ताकि वहाँ पे बाढ़ नहीं आ सके. और इसके अलावा वहाँ से कैनाल्स बनाए गए, कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करना था ताकि क्या किया जा सके, उस नहर के थ्रू पानी को कैरी किया जा सके खेतों तक. अगर कोई रिवर है तो रिवर के आसपास वाले ही रीजन को इरिगेट किया जा सकता है, लेकिन अगर उससे चैनल बना दिया जाए, उससे कैनाल्स बना दिए जाए, तो उससे क्या हो सकता है, दूर दराज के एरियाज तक भी उस रिवर के पानी को ले जाया जा सकता है. तो इस तरीके से चोलाज के टाइम में कैनाल्स को बनाए गए. इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन अ ईयर. और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रों में एक साल में 2-2 क्रॉप्स को भी उगाया जाने लगा. इस तरह से एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रहा है हम लोगों को. इन मेनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. बहुत सारे ऐसे केसेस थे यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या प्रोड्यूस जो लगाए जाते थे क्रॉप्स, तो उसमें क्या नेसेसरी था कि क्रॉप्स को आर्टिफिशियली पानी दिया जाए, यानी कि अपने तरीके से कितना उसमें पानी देना है उसको कंट्रोल्ड वे में उसमें पानी प्रोवाइड किया जाए. अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वेर यूज्ड फॉर इरिगेशन. इरिगेशन के लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज किया जाने लगा, तरह तरह के प्रयोग किए जाने लगे खेतों को सिंचाई करने के लिए. इन सम एरियाज वेल्स वेयर डग. किसी किसी क्षेत्र में क्या किया गया, कुएं को खोदा गया. इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. जहाँ पे बारिश समय आती थी तो वहाँ पे क्या किया गया, टैंक्स बनाए गए, बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए ताकि रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके. रिमेंबर डैट
Irrigation works require planning, organizing labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. हालांकि ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इरिगेशन वर्क जो है यानी कि सिंचाई का जो काम है ये आसान नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग का ज़रूरत होता है, लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और वर्क को जो है मेंटेन करना पड़ता है और ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कितना पानी कहाँ पे शेयर किया जाए ताकि हर एरिया को ठीक से इरिगेट किया जा सके। Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these एक्टिविटी। तो बहुत सारे जो नए नए राजा आने लगे चोला डायनेस्टी में ही, या जो लोग गांव में रहते थे, पीपल लिविंग इन विलेजेस, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे इन सभी एक्टिविटीज़ में। ये एक फिगर है 9th सेंचुरी का सुलिस गेट, इसको बोला जाता है तमिलनाडु में। सुलिस गेट क्या होता है? तो सुलिस गेट ट्रेडिशनली जो है लकड़ी या मेटल का जो बैरियर बनाया जाता था किसी वाटर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए या वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए नदी में या कैनाल्स में इसको खड़ा कर दिया जाता था। इससे क्या होता था? वाटर का फ्लो या उसको लेवल को कंट्रोल किया जाता था। तो ये तमिलनाडु में बनाया गया उसका एक फिगर है। इट रेगुलेटेड द आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेटेड द फील्ड। तो टैंक जो बनाया गया था यानी कि जो पानी स्टोर किया जाता था, कौन सा? तो रेन वाटर, जो बारिश का पानी को स्टोर किया जाता है टैंक में, तो उससे जब कैनाल्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू जब दूसरे फील्ड में ले जाया जाता था तो उसी के बीच में ऐसा सुलिस गेट बनाया जाता था उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका प्रशासन कैसा होता था। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? तो आपको इसमें दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक ऊर और दूसरा सभा। तो पहले हम लोग ऊर के बारे में देखते हैं। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज ऊर। तो जो पीजेंट्स का सेटलमेंट था, ठीक है, पीजेंट्स यानी कि जो किसान लोग थे, तो उनका जो एरिया सेटलमेंट, जो बसिंदा था, उनका जो बसा हुआ मतलब क्षेत्र था, वो क्या कहलाता था? ऊर कहलाता था। तो वो बिकेम पोरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा, एग्रीकल्चर भी बढ़ा और इसी से धीरे धीरे क्या होने लगा, ये लोग परस हो गए। जो किसान थे वो समृद्ध हो गए, उनके पास अच्छा खासा उपजावर और अच्छा खासा फसल बचने लगा और जो बचा हुआ पोर्शन होता था उसको बेच देते थे। तो इस तरह उनके पास अच्छा खासा इनकम होने लगा। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। तो अब जो काफ़ी सारे इस टाइप के ग्रुप जो थे वो फॉर्म होने लगे विलेजेस के और उनको नाडू कहा गया। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। तो ये जो विलेज का काउंसिल था, ये जो उर था, ठीक है, और जो नाडू था, इन्होंने अपने स्तर पे, अपने लेवल पे जो है सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी कि बहुत सारे प्रशासनिक कार्य को अपने ही स्तर पे करना शुरू किया, जैसे कि जस्टिस देना, न्याय करना या टैक्स को कलेक्ट करना। तो अभी जो आप पंचायती राज सुनते हैं ना, पंचायती राज, जैसे कि जो गांव में पंचायत होता है, मुखिया होते हैं, तो उस तरह का एक तरह से शुरुआत जो है चोला के टाइम से ही माना जाता है पंचायती राज का। Rich peasants of the Velala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government। तो जो अमीर पीजेंट्स थे, जो अमीर किसान थे वेलाला कास्ट के, तो उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा खासा कंट्रोल हुआ करता था किस पे? नाडू पे। और नाडू क्या था? वो ग्रुप हुआ करता था ऊर का। तो नाडू पे उनका कंट्रोल था, वो सुपरवाइज करते थे किसके अंडर कंट्रोल में? तो चोला गवर्नमेंट का जो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट था उसके अंडर में ये लोग वेलाला कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे वो कंट्रोल किया करते थे नाडू को। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स लाइक Muvendalam, a Velan or peasant serving three kings, Ariyar, chief etc. as markers of respect and entrusted him with important offices of the state at the center। तो जो चोला किंग थे वो रिच लैंड ओनर्स को, बड़े बड़े जमींदार लोगों को टाइटल देने लगे, जैसे मुवेंडवेलम अवेलन जो कि पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स, एक ऐसा राजा, एक ऐसा पीजेंट जो 3 राजाओं को सर्व करता हो, अरियार जी यानी कि चीफ, इस टाइप का टाइटल जो है राजाओं के द्वारा इनको एज अ रिस्पेक्ट यानी कि आदर करने के लिए और इनका विश्वास जीतने के लिए, इनको अपने सपोर्ट में रखने के लिए इनको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस और स्टेट एट द सेंटर भी ऑफिसेस ऑफ द स्टेट यानी कि स्टेट का जो ऑफिस सेंटर में हुआ करता था वो इनको दिया जाता था। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मद्या। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ब्राह्मण्स को जो है लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, जिसको ब्रह्मदे भी कहा जाता था। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज्ड इन कावेरी वैली
एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण लोगों का, अभी हम लोग किसान लोगों का सेटलमेंट देखें ना, पीजेंट का सेटलमेंट जिसको उर कहा जाता था, अब ब्राह्मण लोगों को भी बहुत सारा जमीन जो है दान में दिया जाने लगा। तो इस तरह से ब्राह्मण लोगों का भी सेटलमेंट बनने लगा, और इनका सेटलमेंट जो है खासतौर पे कावेरी जो रिवर का जो घाटी था उसके आसपास में और साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी देखा जाने लगा या बनने लगा। अब किस किस टाइप के लैंड थे उसको हम लोग देखते हैं। तो चोलाज इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें वेलनवागी, वेलनवागी किस टाइप के लैंड को बोला जाता था, तो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। तो वैसे पीजेंट, वैसे किसान जो ब्राह्मण नहीं थे उनके लैंड को वेलन वगाई बोला जाता था। ब्रह्मदया, ब्रह्मदया वैसे लैंड जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दिए जाते थे। साला भोगा, वैसे लैंड जो स्कूल को दिए जाते थे ताकि स्कूल को मेंटेन किया जा सके। देवदाना या तिरुन्नामुत्तुकन्नी, ठीक है, तो ये वैसे लैंड थे जो टेम्पल्स को गिफ्ट किए जाते थे ताकि टेम्पल्स का मेंटेनेंस हो सके। पल्ली चंदनम, ये लैंड जो जैन इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे उनको बोला जाता था। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मे बी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछ दे। Each Brahmadaya was looked after by an assembly और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। अब ब्रह्मदया जो था, इच ब्रह्मदया, जो भी ब्रह्मदया जो लैंड गिफ्ट दिया उसको देखभाल किया जाता था एक असेंबली के द्वारा। एक असेंबली यानी कि सभा जिसको बोला जाता था, जो कि प्रोमिनेंट, जो ऐसे ब्राह्मण जिनका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्वशाली ब्राह्मण जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, वो लोग एक तरह से उसको कंट्रोल करते थे, उसका देखभाल करते थे। These assemblies work very efficiently। तो एक उर था और दूसरा सभा था। उर किसानों का था, सभा ब्राह्मणों का था। ये असेंबली काफ़ी एफिशिएंटली, काफ़ी अच्छे तरीके से, स्मूथ ढंग से अपना काम करती थी। देयर डिसीजंस वेर रिकॉर्डेड इन डिटेल्स इन इंस्क्रिप्शन। इनके जो डिसीजंस होते थे, ये जो अपना मतलब जो भी निर्णय लेते थे उसको इंस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता था। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शंस के अलावा जो है मंदिरों के स्टोन वॉल्स, जो पत्थरों के दीवार हुआ करते थे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मेंशन इनके बारे में मिलता है। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। तो जैसे हम लोग नाडू देखे थे वैसे ही यहाँ पे एक और एसोसिएशन देखने को मिलता है जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है। ठीक है, नाडू क्या था, बहुत सारे उर्स का एसोसिएशन था, वैसे ही ट्रेडर्स का एसोसिएशन को नगरम बोला जाता था, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहाँ पे चलाती थी, तो टाउन्स में चलाती थी। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलूपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज। तो एक उत्तरामेरूर के चिंगलूपट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें काफ़ी डिटेल्ड वे में बताया गया है कि सभा कैसे चलती थी, सभा का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. तो सभा में अलग अलग कमेटी बनाई गई थी जिनका काम क्या होता था, इरिगेशन का अलग कमेटी, वो उनका ध्यान रखना है, इरिगेशन से रिलेटेड कार्य को करना, गार्डन्स को मेंटेन करने का कमेटी, टेम्पल्स वगैरह सबके अलग अलग कमेटी बनाए गए थे सेपरेट। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वे रिटेन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। तो पाम के लीफ पे, ठीक है, पाम एक पेड़ होता है तो उसके लीफ पे जो है नाम लिखा जाता था वैसे लोगों का जो एलिजिबल होते थे मेंबर्स बनने के लिए इन कमिटीज के। उसके बाद क्या किया जाता था, दीज टिकट्स वेयर पुट इनटू एन अर्दनवेयर पॉट। उसके बाद इस टिकट को एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता था, जिसमें से एक यंग बॉय को, एक मतलब नाबालिग लड़के को बोला जाता था कि इसमें से टिकट को निकालो एंड 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, और जिसका नाम जो है उस टिकट से बाहर आता था वो उस कमेटी का मेंबर बन जाता था। इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, तो चोला के बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन है, उससे क्या डिटेल्स है उसको हम लोग देखते हैं। हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, एक इंस्क्रिप्शन जो है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें ये बताया गया है कि सभा का मेंबर कौन बन सकता है। तो मेंबर बनने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑल दोज हु विश टू बी मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी कि जिसको भी मेंबर बनना है उसके पास भूमि होना चाहिए, और ऐसा भूमि जो टैक्स देता हो, यानी कि उसके पास टैक्सेबल लैंड होना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनका एज 30 से 35 साल के बीच, 35 से 70 साल के बीच में होना चाहिए। उनके पास वेद का नॉलेज होना चाहिए। उनके पास वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स
एंड ऑनेस्ट, यानी कि वे लोग काफ़ी मतलब अच्छे गुणी होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और ऑनेस्ट तो होने ही चाहिए, ईमानदार तो होना ही चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन लास्ट 3, अगर कोई पिछले 3 साल में किसी कमिटी का मेंबर है तो वो आगे मेंबर नहीं बन सकता है दूसरे कमिटी का। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट, अगर कोई अपने अकाउंट का डिटेल जो है सबमिट नहीं किया है या अपने रिलेटिव्स का ही डिटेल नहीं सबमिट किया है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं सकता है। उसके बाद है वाइल इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, तो सारे इंस्क्रिप्शन जो है, अधिकांश इंस्क्रिप्शन जो है किंग्स यानी कि राजा या पावरफुल मैन जो मतलब पैसे वाले जो जमींदार टाइप के थे उनके बारे में डिटेल्स देता है। हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम पेरिया पूरनम और 12th सेंचुरी तमिल वर्क, तो पेरिया पूरनम नाम के एक 12th सेंचुरी का तमिल वर्क है, तमिल में किया गया काम है, जो कि हमको इन्फॉर्म करता है लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन, यानी कि एक साधारण से आदमी और साधारण से औरत के लाइफ के बारे में दिया हुआ है। इसको आप लोग पढ़ लेना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दिया गया है कि कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनके बच्चे कैसे होते थे, कैसे जगह पे वे लोग रहते थे, वही सब डिटेल इसमें दिया हुआ है। उसके बाद एल्सवेयर में देखते हैं चाइना अंडर द टांग डायनेस्टी। टांग डायनेस्टी के टाइम में चाइना कैसा हुआ करता था। इन चाइना एन एम्पायर वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर द टांग डायनेस्टी विच रिमेंड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम 7th to 10th सेंचुरी। तो चाइना में इसी टाइम में, इसी पीरियड के समकालीन पीरियड में एक डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश हुआ जिनका नाम था टांग डायनेस्टी, जो 300 साल तक रूल किया, 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक, जिसका कैपिटल क्या था, सियान वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी। सियान जो था उस समय का सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था, सबसे बड़े सिटी में से एक हुआ करता था, जो कि टूर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज, कोरियन ये सब लोग जाते थे वहाँ पे सियान सिटी में। टांग एम्पायर को एडमिनिस्टर किया जाता था ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जो कि रिक्रूट किए जाते थे एग्जामिनेशन के थ्रू। ये सोचिए 7वीं शताब्दी में ही जैसे आजकल आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं, तो वैसे ही उस टाइम भी रिक्रूटमेंट किया जाता था एग्जामिनेशन के थ्रू, जो कि ओपन था, जिस किसी को भी उसमें अपियर होना था, जो कोई भी चाहता था उसका हिस्सा बनने का वो हिस्सा बन सकता था। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911। ये सिस्टम 1911 तक चला, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।